नमस्कार। युगांतर की इस मंच पे उपस्थित दिल्ली यूनिवर्सिटी की परम आदरणीय वाइस चांसलर, मेरे मित्र प्रोफेसर योगेश सिंह जी, इस प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन के प्रिंसिपल प्रोफेसर सिमरित कौर मैडम जी, वाइस प्रिंसिपल प्रोफेसर अरुणा झा जी, मंच पे उपस्थित इस जीबीओ के प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर सपना बंसल जी, डॉक्टर मीसा गोविल जी और यहाँ उपस्थित सभी युवा साथी भाई और बहनों, प्रोफेसर्स, एसोसिएट प्रोफेसर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर्स तथा एजुकेशन फैमिली की सभी आदरणीय सदस्यगण, मीडिया की साथीगण, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स की सेंटिनरी सेलिब्रेशन में एक प्रमुख हिस्सा है युगांतर। इस युगांतर की शताब्दी समारोह में हमें आपने निमंत्रित किया, शामिल किया। मैं एक स्टूडेंट के नाते, पब्लिक पॉलिसी के स्टूडेंट के नाते मैं खुद को गौरवान्वित महसूस करता हूं, आपको आभार प्रकट करता हूं। जिस इंस्टीट्यूट की आयु शतायु होती है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। और कल्पना करिए जब इस इंस्टीट्यूट बनी रहा था उसमें देश की स्थिति क्या था, भारत की स्थिति क्या था। भारत पराधीन था, अंग्रेजों की हुकूमत थी। तब भी महानुभाव श्री राम जी ने हिम्मत करके नई भारत बनने वाला है, नई भारत बनाने के लिए उन्होंने एक मंदिर बनाया, एक इंस्टीट्यूशन बनाया जो आज एक वटवृक्ष के रूप में आकार ले चुका है। आप सब उसकी लाभार्थी हो। 1951 से ये सही तरीके से श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स की रूप लिया है। मैं इस 100 साल के पड़ाव में आपको अनेक अनेक शुभेच्छा देता हूं। मैं श्री राम कॉलेज के बारे में जैसे आदरणीय वाइस चांसलर ने कहा कि एसआरसीसी के स्टूडेंट बहुत प्राउड फील करता है एसआरसीसी की एलुमनी के नाते। मेरे जिंदगी में ऐसे एक व्यक्ति आए थे, शायद मैं इसलिए खुद को आज एसआरसीसी का पैसिव स्टूडेंट मैं क्लेम करता हूं। अब मानोगे कि नहीं मानोगे आपके ऊपर है। ये तो अभी ओपन लर्निंग की जमाना आया है। इस इंस्टीट्यूट के एक प्रेस्टिजियस एल्यूमिनस रहे स्वर्गीय श्री अरुण जेटली जी। मैं अरुण जेटली जी की पब्लिक पॉलिसी की विद्यार्थी रहा, उनकी अनुयायी रहा। उनकी कई सारे नियमों में, कई सारे बारे में मैं उनसे प्रभावित रहता था और वो ऐसा कोई क्षण नहीं रहता था वो एसआरसीसी की महसूस नहीं करवाते थे। एसआरसीसी के बारे में वो खुद जुड़े रहते थे। बाद में उन्हीं के कारण मेरे को यहाँ की जीबी की अध्यक्ष मेरे बड़े भाई मित्र अजय श्री राम जी से भी परिचय हुआ। उनसे भी कई बार मैं श्री राम कॉलेज की परफॉर्मेंस के बारे में और आपकी योगदान से आज देश में बहुत सारे महानुभव आज सफलता के साथ पब्लिक लाइफ में, ब्यूरोक्रेसी में, जुडिशियरी में, एंटरप्रेन्योरशिप में और इकोनॉमी में अपना भूमिका निभा रहे हैं। इस 100 साल की सफल जर्नी के लिए मैं आप सबको सामूहिक रूप में एक बार धन्यवाद देता हूं। ये जीबीओ दिल्ली की एक प्रमुख, दिल्ली नहीं देश की एक प्रमुख बी स्कूल बन चुकी है। उसकी ऑडिटोरियम में, उसकी प्लेटफॉर्म में हम लोग युगांतर की प्लेटफॉर्म में इकट्ठा हुए हैं। अभी प्रोफेसर योगेश सिंह जी ने बिजनेस लाइक आके अपने पीछे खड़े हो गए और अपने बिजनेस करना वो चाहे कि तुरंत आके मैं भाषण दूं, फोकस तरीके से भाषण दूं। वो एक बिजनेस की प्रोफेशनलिज्म की एक पराकाष्ठा है। मेरे को उनको फॉलो करना पड़ा। प्रोफेसर जैसे जाएंगे, वाइस चांसलर जैसे जाएंगे, हमें जाना ही पड़ेगा। लेकिन हमारे रवि शर्मा जी कोई कम नहीं है। बिजनेस में ब्रांडिंग भी चाहिए, प्रमोशन भी चाहिए, पैकेजिंग भी चाहिए। और उस आजकल तो एआई के जमाने में आज देश में एआई इम्पैक्ट समिट हो रहा है। मैं किसी को इन दिनों में पूछा कि एआई का क्या होगा आने वाले दिनों में, क्या करेगा। जो हमारे रवि शर्मा जी कर रहे थे वही करेगा, नैरेटिव बनाएगा।
वो छोड़ेंगे नहीं, 4 पंक्ति तो बोलेंगे ही बोलेंगे, उसमें से एक धारणा बनेगी, एक नैरेटिव बनेगा। मैं रवि शर्मा जी और एंकर कनिका गांधी को भी बहुत शुभेच्छा देता हूं, क्योंकि ये कुल मिला के एक पैकेजिंग है, ये एक डिजाइन है, डिजाइन, प्रोडक्ट और उसकी पैकेजिंग, तब जाके आज एआई का ये एक लर्निंग है। और मैं मित्रों, एआई समिट आज देश में सफलता के साथ संपन्न हो रही है। अब मैं जब आज मेट्रो में आ रहा था, 2 चीज़ मेरे को बंसल मैडम ने भी याद दिलाई कि सर हमारे वहाँ दिन भर सस्टेनेबिलिटी के ऊपर चर्चा होगी। सस्टेनेबिलिटी को सम्मान करते हुए आपने आज मेट में, अक्सर डीयू का भी आता हूँ मैं योगेश सिंह जी मेरे को कम बुलाते हैं, लेकिन मेरे को जब बुलाते हैं मैं आग्रही रहता हूँ मेट्रो में आऊँ, क्योंकि मेट्रो में आने में एक सामान्य व्यक्ति की एस्पिरेशन ध्यान में आता है। लोग कैसे सोचते हैं, क्या बात करते हैं, उनकी आंखों में सपना क्या हो रहा है, ये सब देखने को आज मेरे को एक स्टूडेंट मिली, मेरे को गुड़गांव से एक वहाँ एक इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की। मैं उनको पूछा, बेटा आप कहाँ ड्यू जा रहे हो? बोला ड्यू नहीं जा रहा हूँ, मैं ब्लू लाइन में आगे जाऊँगा, भारत मंडप जाऊँगा, मैं एआई इम्पैक्ट समिट की मैंने वहाँ मेरे को विजिट कर रहे हैं आज। मैंने कहा कि आपको पास वगैरह हो गया है? बोला हाँ पास हो गया है। बोला कैसे? बोला कि मैं डिजिटली खुद को रजिस्टर करवाया और मेरे को क्यूआर कोड मिला है, मैं उसको क्यूआर कोड दिखा के, कोई दिक्कत तो नहीं होगा? कोई दिक्कत नहीं होगा। मित्रों, मैं आज ए पेरेंट, आज थोड़ा 50s की उम्र की व्यक्ति के नाते मेरे मन में शंका आ रही थी कि कैसे होगा, ये बच्ची जा पाएगी कि नहीं जा पाएगी। लेकिन उनकी आंखों में जो कॉन्फिडेंस मैंने देखा, उनकी शब्दों में जो कॉन्फिडेंस मैंने देखा, मैं नई भारत की एस्पिरेशनल इंडिया को दिख के यहाँ आ रहा हूँ और मेट्रो में आया और सस्टेनेबिलिटी की याद मेरे को बंसल मैडम ने दिखाया, आपने हमारी बातों को सम्मान किया। मित्रों, मैं आज आपकी जीबीओ में, आज की इस युगांतर में मैं 3 विषय में थोड़ा आपको ध्यान आकर्षण करना चाहूँगा। देश में एजुकेशन को रीइमेजिन करने के लिए एक प्रकार से आज़ादी के उपरांत पहली बार एक पैराडिम शिफ्ट, आज़ादी के तुरंत बाद मैं आज यहाँ जब गैलरी में आपका फोटो दिख रहा था, परम आदरणीय राधा कृष्णन जी की फोटो आपके इंस्टीट्यूट में मैंने देखा। राधा कृष्णन जी जिस इंस्टीट्यूट में आए थे, मेरे को भी आपने आज सौभाग्य दिया, यही मेरी जिंदगी का एक अमूल्य क्षण होकर रहेगा, अमूल्य स्मृति होकर रहेगा। राधा कृष्णन जी, राजगोपालाचारी, अब मौलाना आजाद के मुंशी, इन लोगों की विजन से आजादी के उपरांत शिक्षा की नींव रखी गई। लेकिन मित्रों, बाद में भारत की शिक्षा प्रणाली में कई सारे चुनौतियां आई। भारत जो होना चाहिए था, भारत की शिक्षा पद्धति जो होनी चाहिए था, भारत की उन दिनों में नौजवानों की हिम्मत जो बढ़ाने वाला था, शायद उसमें कुछ गैप रही। उसको ध्यान में रखते हुए 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दायित्व संभाले, उन्होंने जो शुरुआती दिनों में कुछ काम किया, उन्होंने शिक्षा को रीइमेजिन करवाया। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के फ्रेमवर्क में ये सिर्फ एक पॉलिसी रिफॉर्म नहीं था, ये एक फिलोसॉफिकल पैराडिम शिफ्ट था। ये सब आप आज प्रैक्टिशनर है, मैं अगर उसमें से एसआरसीसी में 3-4 चीज को मैं याद दिलाना चाहूंगा। एनईपी मल्टी डिसिप्लिनरी लर्निंग के बारे में इंगित करती है, फ्लेक्सिबिलिटी थ्रू मल्टीपल एंट्री एग्जिट के बारे में बात करती है। यहाँ विद्यार्थी, अभी इंटर्नशिप की बात योगेश सिंह जी ने कही, मैं आज भी दिल्ली यूनिवर्सिटी की 4th ईयर की मैं बधाई देता हूँ डीयू को, उन्होंने 4 ईयर डिग्री कोर्स करवाया। 4 ईयर डिग्री को, यूजी कोर्सेज को नहीं बनाया गया कि सिर्फ उसके और एक अध्ययन हो जाए, यह अपेक्षा रखा गया कि इसमें से मल्टी डिसिप्लिनरी हो। विद्यार्थी शायद कॉमर्स ही पढ़ना शुरू करे, लेकिन इसमें से थोड़ा, जिनको मेडिटेक में आगे रुचि हो रही है, वो थोड़ा बहुत मेडिकल साइंस के बारे में भी पढ़ ले, थोड़ा बहुत फिलोसॉफी के बारे में पढ़े। इकोनॉमिक्स को तब हम समझ पाएंगे जब सोसाइटी की बिहेवियर को समझेंगे, सोसाइटी की फिलोसॉफिकल कल्चरल बैकग्राउंड को समझेंगे। इसको बिना पढ़े इकोनॉमिक मॉडल नहीं बन सकती है, नहीं तो थियोरिटिकल होगा। ये सारे को ध्यान में रखते हुए मल्टी डिसिप्लिनरी और मल्टीपल एंट्री एग्जिट में फ्लेक्सिबिलिटी लाया गया। मैं तो वो दिन देखना चाहूँगा जब
विद्यार्थी एसआरसीसी में कॉमर्स में इकोनॉमिक्स में एडमिशन करेगा, बाद में दिल्ली में जो नई टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट बनी है उसमें से एक सेमेस्टर पढ़ने जाएगा, फिर बाद में एक हिंदू कॉलेज में, आपके पास में कौन किसके साथ आपकी ज्यादा कंपटीशन होती है? हिंदू? नो दैट आई नो, आई एम दैट फॉर आई एम हियर। लेकिन आपकी ऐसा नहीं होता है। नहीं, ये तो डिप्लोमेटिक आंसर हुआ। बच्चे बताओ आपके नेबरहुड में कौन है? स्टीफन है। स्टीफन में साइंस अच्छा है कि नहीं है? मैं चाहूंगा आने वाले दिनों में एसआरसीसी की एक बच्चे एक सेमेस्टर स्टीफन में पढ़ने जाए। स्टीफन के बच्चे व्यवहारिक होने के लिए, प्रैक्टिकल होने के लिए, कॉमर्स पढ़ने के लिए एक बार 2 सेमेस्टर कॉमर्स पढ़ने के लिए, यही सही मायने में मल्टी डिसिप्लिनरी होगा, फ्लेक्सिबिलिटी होगा, मल्टीपल एंट्री एग्जिट होगा। इसको प्रिंसिपल मैडम से लेकर वाइस चांसलर तक उसके आर्किटेक्चर बनाएंगे, ये मेरा अपेक्षा रहेगा। अब एनईपी ने एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की कल्पना की है। धीरे धीरे मैं धन्यवाद देता हूं, वीसी ने उसको उल्लेख किया कि हमने पेटेंट पेपर, पेटेंट, प्रोटोटाइप, प्रोडक्ट, मैं तो ये पेपर से बाहर आना चाहता हूं। पेपर, हमारी साइटेशन, इस कल्चर को हमें बदलना पड़ेगा। पढ़ना तो पड़ेगा, लिखना तो पड़ेगा, लेकिन हमारी आवश्यकता क्या है? भारत को अगर एक बड़ी अर्थनीति बननी है तो हमारी प्रोडक्ट इनोवेशन पे जोर देना पड़ेगा। इसीलिए हमारी हैंड्स ऑन ट्रेनिंग, आपके लिए पेपर जितना महत्वपूर्ण है, मैं तो ये सुझाव दूंगा आपको कि एसआरसीसी की कैरिकुलम में हर एक सेमेस्टर में अपने नॉलेज अप्रोप्रिएट इंडस्ट्री, कॉमर्स, ट्रेड और प्रोफेशनल सेक्टर में आपको कुछ क्रेडिट अर्न करना ही चाहिए। आने वाले दिनों में आपकी कैरिकुलम ऐसे बननी ही चाहिए। इसकी व्यवस्था हमने एनईपी में बनाई है। आपकी पढ़ाई, कल मैंने बॉम्बे आईआईटी की एक प्रोफेसर गणेश जी, जिनके बारे में कल प्रधानमंत्री जी ने जो ग्लोबल एआई लीडर्स को बुलाए थे भारत में, उनमें कल मित्रों 2 नए व्यक्तियों को, 9 नए प्लेटफॉर्म को प्रधानमंत्री जी ने भी लॉन्च किया। भारत जैन बॉम्बे आईआईटी के द्वारा और सर्वम एक प्रकार से बेंगलुरु बेस है लेकिन आईआईटी मद्रास से प्रेरित है। मैंने दोनों के बारे में थोड़ा नजदीक से अनुसंधान किया। जब तक फंडामेंटल रिसर्च के बारे में ध्यान नहीं दिया जाएगा तो मॉडल नहीं बन पाएगा, प्रोडक्ट नहीं बन पाएगा। एसआरसीसी रिसर्च सेंट्रिक हो, रिसर्च होने से जाके इनोवेशन होगा। हमें एनईपी ने कहा है कि मल्टीलिंगुअलिज्म, दिल्ली ऐसा एक स्थान है मित्रों, हम समाज को पहचानेंगे, समाज की संवेदनशीलता को समझेंगे, तब जाके हम अपना ज्ञान को पर्याप्त कर पाएंगे, कुछ बना पाएंगे। इसलिए भाषा को समझना पड़ेगा। आप सब सौभाग्यशाली हो, दिल्ली में कम से कम भारत की सभी भाषाओं के विद्यार्थी यहाँ रहते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी जो ओपन लैबोरेटरी, यहाँ आप रहे हैं, यहाँ पढ़े हैं, या पढ़ते पढ़ते आप कई भाषाओं को सीखते हैं। जो मैं जानता हूँ कई सारे पूर्व भारत के विद्यार्थी आते हैं, वो आते आते जब जाते जाते दीव से वो कॉन्फिडेंटली हिंदी बोलना सीख लेते, थोड़ा थोड़ा पंजाबी बोल लेते हैं। यह मल्टीलिंगुअलिज्म की ताकत है। एनईपी ने मल्टीलिंगुअलिज्म और विशेष करके मदर टंग के ऊपर जोर देने के लिए कहा है। हमें स्किल डेवलपमेंट, मैं वीसी साहब को अनुरोध किया हूं, उन्होंने काम कुछ शुरू किया है, लेकिन एआई को यूज करते हुए 4th ईयर में इसको पूरा वीसी साहब, प्रिंसिपल मैडम, स्किल सेक्टर में, फिनिशिंग स्कूल में नई स्किल्स को एक्वायर करने के लिए आप डेडिकेट करने से जाके हम कॉम्पीट कर पाएंगे, नहीं तो हम पीछे रह जाएंगे। स्किल डेवलपमेंट एंड इनोवेशन, ये भी एनईपी के एक प्रमुख रिकमेंडेशन है। इसके माध्यम से हमें ग्लोबल स्टैंडर्ड्स, आज भारत में विशेषता ये है, हमें ग्लोबल रिक्वायरमेंट को हमें पूरा करना है। भारत की रिक्वायरमेंट केवल नहीं है, ग्लोबल रिक्वायरमेंट को हम लोगों ने पूरा करना है। और हमारी एसआरसीसी ये सारे फैक्टर को यूज करते हुए, कॉमर्स के विद्यार्थी साइंस पढ़े, पब्लिक पॉलिसी पढ़े, सस्टेनेबिलिटी को पढ़ ही रहे हो, टेक्नोलॉजी को भी पढ़े, तब जाकर आप स्टार्टअप इकोसिस्टम पे, इनोवेशन पे आप जा पाओगे। मित्रों, आप सभी को जॉब क्रिएटर बनना है। मैं अगर आपको एक छोटा सा इंटरव्यू करूं,
आप जॉब करना चाहोगे या जॉब क्रिएटर बनना चाहोगे? मैं पूछ रहा हूं आपको, यंगस्टर्स को पूछ रहा हूं, वुड यू लाइक टू बी जॉब सीकर और जॉब क्रिएटर? पक्का ना? तो धीरे क्यों बोल रहे हो? जॉब क्रिएटर और जॉब सीकर? जॉब क्रिएटर बनने के लिए दिस इज राइट प्लेस। या एंटरप्रेन्योरशिप आप सीखोगे, फंडामेंटल इकोनॉमिक्स समझोगे, कॉमर्स सीखोगे। जब आप साइंस, सस्टेनेबिलिटी, टेक्नोलॉजी को भी थोड़ा सीखोगे, तब आपकी क्रिटिकल थिंकिंग मेमोराइजेशन से बाहर आएगा। अभी तो हमारा पढ़ाई मेमोराइजेशन के आधार पे है। मेमोराइजेशन से अगर हमको क्रिटिकल थिंकर बनना है, हमको सही मायने में मल्टीडिसिप्लिनरी, सही मायने में स्किल्ड होना पड़ेगा। मित्रों, हमारी दूसरी बात मैं आपके सामने कहना चाहूंगा, एनईपी को थोड़ा आगे लेते हुए। एनईपी हमें क्या प्रेरित करती है? मित्रों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे सामने एक लक्ष्य रखा है, 2047 तक हमें एक विकसित भारत की स्तर तक ले आना है। भारत को एक डेवलप्ड इकोनॉमी में कन्वर्ट करना है। भारत की डेवलप्ड इकोनॉमी की कैरेक्टर क्या क्या होगा? हम 5 ट्रिलियन बियॉन्ड इकोनॉमी बनने वाले हैं। आज हम चौथा बड़े इकोनॉमी है। हमें $5 ट्रिलियन बियॉन्ड इकोनॉमी बनना है विकसित भारत में। यह पहला शर्त है। यह एसआरसीसी से जर्मिनेशन होगा। हमारी ग्रोथ मॉडल, दुनिया में हमने कई प्रकार के ग्रोथ मॉडल देखा। कैपिटलिस्टिक मॉडल देखा, मार्केट इकोनॉमिक मॉडल दिखा, हमने सोशलिस्टिक मॉडल देखा। मित्रों, ये तीनों प्रकार की चीज काम नहीं करने वाला है। हमें एक भारतीय मॉडल ऑफ ग्रोथ बनानी पड़ेगी। आखिर हमारी यहाँ, कभी मैनेजमेंट स्कूल में मैं हूँ, कॉमर्स स्कूल में हूँ, हमें सोचना चाहिए हमारे वहाँ भंडारे क्यों लगते हैं? हमारे मंदिरों में इतना प्रसाद क्यों फ्री में बांटा जाता है? हमारी मॉडल इंक्लूसिव है। हम पेड़ को क्यों भगवान मानते हैं? हम वायु देवता क्यों मानते हैं? पानी को हमारी यूज करने का महात्मा गांधी जी ने एक कंजर सोच बताई थी, कितना पानी यूज करना। नेचर, हम नेचर के एक्सप्लोरेटर, हम नेचर लवर, नेचर वर्शिपर है। क्यों? ये सिर्फ रिचुअल्स नहीं है, इसमें साइंस है। हमें इंक्लूसिव ग्रोथ चाहिए, सस्टेनेबिलिटी चाहिए। मित्रों, विकसित भारत में इंडस्ट्री चाहिए, इनोवेशन सेंट्रिक। इनोवेशन कौन करेगा? इनोवेशन करने के लिए राइट कैंडिडेट है एसआरसीसी की स्टूडेंट। हमें मित्रों सोशल इक्विटी और सस्टेनेबिलिटी और सेंसिबिलिटी को ध्यान देना पड़ेगा। यह विकसित भारत की चरित्र बनानी पड़ेगी। हमें विकसित भारत में एथिकल लीडरशिप, आज सबसे बड़ी प्रमुख, आज जो वेस्टर्न मॉडल फेल होने की मूल कारण क्या है? आज क्लाइमेट के ऊपर इतनी क्यों चिंता जताई जा रही है? सस्टेनेबिलिटी इतना क्यों प्रायोरिटी के विषय बनी है? क्यों? लाइफस्टाइल एथिकल नहीं बनी, नॉलेज एथिकल नहीं हुआ, मॉडल हमारे एथिकल नहीं हुआ। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, मार्केट इकोनॉमी में जो कमजोर है उसके बारे में क्या करना, इसकी कोई चिंता नहीं है। हमारी मॉडल में एथिकल मॉडल है, रेस्पॉन्सिबल मॉडल है। मित्रों, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ से बात पूरा नहीं होने वाला है। ये सब कैरेक्टर आ ही जाएगा, तब भी विकसित भारत पूरा नहीं होगा जब तक उसमें ज्ञान आधार, नॉलेज पावर नहीं होगा। इसके मूल पिलर नॉलेज पावर होनी चाहिए। उसके लिए डिसाइसिव यूथ लीडरशिप चाहिए, जो आप हो। इसके लिए आपको बियॉन्ड बाउंड्री, बियॉन्ड ग्लास सीलिंग। कल मैं फ्रांस की प्रेसिडेंट आदरणीय मैक्रोन साहब की एक भाषण सुन रहा था कि वो वर्णन आपने सोशल मीडिया में घूम रहा, आप उसको देख सकते हैं। भारत के कौन कौन है? गूगल के सीईओ भारत की है, माइक्रोसॉफ्ट की सीईओ भारत की है, आईबीएम की सीईओ भारत की है। तो भारत की तो है, यही तो बैठे हैं। सुंदर पिचाई, सत्य नाडेला, अरविंद कृष्णन सब मेरे सामने बैठे हैं। हिम्मत लगानी पड़ेगी, साहस करनी पड़ेगी। इसको ही कहा जाता है लीडरशिप। मैं इसको देखने के लिए आया हूं। मैं कोई बहुत बड़ा प्रभावी वक्ता हूं, इसलिए आपको संवाद करने नहीं आया हूं। मैं साक्षात दर्शन करने आया हूं 21वीं सदी में मेरे नई लीडरशिप की आंखों की झलक क्या है, जिसको मैं एसआरसीसी से अनुभव करने आया हूं। मित्रों, मेरे लिए भगवान को दर्शन करना जितना महत्वपूर्ण है, मैं मेरे देश की युवाओं को दर्शन करना, उनके आंखों की झलक देखना, उसमें आश्वस्त होना कि मेरे देश आगे बढ़ेगा, तब जाके विकसित होगा। ये मैं देखने आया हूं। मैं आपको पूरा भरोसा करता हूं, आपकी दायित्व तो उसमें है। मित्रों, आपने
भविष्य की लीडर नहीं है, मैं भविष्य की नेतृत्व को यहां ढूंढने नहीं आई हूं। मैं आज की पार्टिसिपेंट। इतिहास बनता है, वर्तमान को जो जीता है वो इतिहास बनाता है। आप लोग वर्तमान को अपने मुट्ठी में करके एक विज्ञापन आदमी कर लो, दुनिया मुट्ठी में। अभी समय आया है और एआई की दुनिया में मैं पूरा आश्वस्त हूं, मेरे भारत के बच्चे इनोवेटर बनेंगे, मेरे भारत के बच्चे एंटरप्रेन्योर बनेंगे, मेरे भारत के बच्चे एथिकल लीडर्स बनेंगे, मेरे भारत के बच्चे ग्लोबल एम्बेसडर बनेंगे। जो मैक्रोन ने 4-5 लोगों की भारतीयों के नाम लिया, आने वाले दिनों में हम ऐसे ही परिस्थिति बनाएंगे, ग्लोबल साउथ की, विश्व की जरूरतमंद लोगों की आवश्यकता वैसे पूरा करेंगे, हमारे देश की आवश्यकता को ऐसे पूरा करेंगे जो हमारी देश उसी की ताकत पे एक वैश्विक नागरिक हम लोग बने। इसी अपेक्षा आपसे हमारी है मित्रों। इसी संदिक्षण में, इसी महत्वपूर्ण समय में एसआरसीसी अपना 100 साल पूरा किया है। पिछले 100 साल आपने एक्सीलेंट किया, आपने अपना पराक्रम दिखाई। अभी आने वाले 100 साल आपको आपका इंपैक्ट दिखानी पड़ेगी, आपकी प्रभाव दिखानी पड़ेगी। आपने पिछले 100 साल आपका एक्सीलेंस दिखाई, आने वाले 100 साल आपको इंपैक्ट देना पड़ेगा। इंपैक्ट की बाउंड्री क्या होगा? इंपैक्ट की बाउंड्री होगा एंटर ह्यूमन यूनिवर्स। एंटर ह्यूमन इंपैक्ट आ ही गया। आपसे कितना अपेक्षा है, टेक्नोलॉजी की भी कितना अपेक्षा है, उसमें महत्व देता है, इसमें जोर देता है। आने वाले 100 साल आपको इंपैक्टफुल होना पड़ेगा। यह सारा विषय एनईपी 2020, विकसित भारत की लक्ष्य और आपकी दायित्व, तीनों चीज इंटरकनेक्टेड है। यह सिमलेस है, यह नया आवश्यकता है। आइए हम सब मिलके, मित्रों, भारत तो आगे बढ़ने वाला है। भारत बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा ये नियति के ऊपर मैं पूरा विश्वास करता हूं। भारत बढ़ने वाला है, लेकिन मैं अपेक्षा रखूंगा आप वहां कहां खड़े रहोगे। आने वाले 100 साल के, आने वाले 2047 की, आने वाले 2035 की। वाई 2035 इज इंपॉर्टेंट? प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जिस मैकोले ने हमको लंबे समय तक पराधीन करने के लिए एक मिनट्स बनाई थी, मैकोले पद्धति बनाई थी, उसको, उस माइंडसेट से हमें बाहर आना है। उस माइंडसेट से बाहर आना है तो हमको एनईपी को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, हमको विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करना पड़ेगा, हमें अपने लीडरशिप को प्रूव करना पड़ेगा। इसलिए मित्रों, इस देश तो डेवलप होगा ही, लेकिन प्रश्न रहेगा, चुनौती रहेगा, आप कहां खड़े रहोगे। मेरा पूरा विश्वास रहे आप उसकी लीडरशिप पोजीशन में खड़े रहोगे, एसआरसीसी उसको लीड करते रहेगा। मैं आपकी ओर से एक वकालत करना चाहता हूं वीसी साहब को। अभी मैं तो, वीसी साहब, दीव में कितने बी स्कूल है? आपका पास एक है कैंपस में, कैंपस में एक है, एक एसआरसीसी के पास है, और कहाँ है? नहीं, मैं आप उसको पीजी का कह रहा हूं, यही 2 है। मैं वीसी साहब को मेरे आपकी ओर से एक निवेदन करना चाहता हूं। वीसी साहब अभी 2 in 1 है, वो वाइस चांसलर भी है, वो एआईसीटी की चेयरमैन भी है। उनको बाएं हाथ से निकाल के दाहिने हाथ को देना पड़ेगा कुछ चीज को। जब एसआरसीसी 100 साल अपना पूरा कर रहा है, मैंने पूछा था, जब कौर मैडम मेरे पास आए थे, कि मैडम ये वो बार बार उनको मेरे नाश, बैठो आप बैठो, मेरे अंडरस्टैंडिंग की सीमा थी। मैंने उनको पूछा कि आपका वी स्कूल रैंक में कहाँ था? उन्होंने कहा सर रैंक में हम नहीं आते हैं। बोला क्यों नहीं आते? बोले सर हम डिग्री नहीं है। तो फिर क्या आप क्या हो? बोले सर आप थोड़ा हमको, हमारी ओर से अगर पैरवी करोगे योगेश सिंह जी को, शायद वो मान जाए। तो मैंने तभी योगेश सिंह जी को अनुरोध किया था उनके सामने कि एसआरसीसी की जीबीएस एक प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट ये है कि नहीं है? अरे आप ही कॉन्फिडेंट नहीं हो, है कि नहीं है कहने? इसको डिप्लोमा से डिग्री करना है कि नहीं करना है? पक्का? मैं आपकी ओर से योगेश सिंह जी को एडवांस धन्यवाद देता हूं। वो इसको जल्द ही इस सेंटेनरी ईयर में इसको एक डिग्री कोर्स की मान्यता देंगे। एआईसीटी के खुद चेयरमैन है, ये एक हिस्टोरिक कोइंसिडेंस है। उन्हीं के समय में एसआरसीसी की जीवीएस प्रॉपर डिग्री बने,
और आपकी रैंक बढ़े, आप देश की नेतृत्व करो। अनेक अनेक शुभेच्छा।